महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी। अपने तर्कों से ये सिद्ध किया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ यज्ञ में आहुति अर्पण किया। शुभारंभ समारोह में गुरुकुल की 31 छात्राओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम ने आर्य समाज द्वारा आयोजित विभिन्न प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के बोध से लोगों को अवगत कराया और समाज को नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। जिन बुराइयों का ठिकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि महर्षि जी महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने तब उठाई जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश में बिना भेदभाव नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा, सबके लिए पोषण, सबके लिए अवसर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समाज में धर्म को लेकर विभिन्न मतों में लोग विभाजित थे, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
महान समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने उस समय प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समाज में धर्म को लेकर विभिन्न मतों में लोग विभाजित थे, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात उनका मानना था कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। किस तरह से ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी जुड़े हुए हैं, एडिटर, ऑर्गेनाइजर, और हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं विनय आर्य जी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और नेशनल स्पोक्स पर्सन आर्य समाज। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले आर्य जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, स्वामी जी का जो योगदान है वो शब्दों का मोहताज नहीं है, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। आज उस योगदान को लेकर उनकी 200वीं जयंती पर जिस तरह से इस समारोह की शुरुआत हुई है, किस तरह से जो अलग स्वामी जी ने जगाई थी उसे आगे बढ़ाने की दिशा में ये अगला कदम है। मैं समझता हूं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के योगदान के बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आज अपने भाषण में जिन मुद्दों को उठाया, जिन बातों को रखा, विशेषकर राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने का काम उस समय जो उन्होंने किया, आज से 150 वर्ष पहले अगर हम कहें तो, जिसकी अलग की कोई बीजारोपण भी उस समय नहीं था। तो उस समय जिन समस्याओं को महर्षि दयानंद ने बारीकी से महसूस किया था कि किन कारणों से ये देश गुलाम है, किन कारणों से अशिक्षा है, किन कारणों से हम किसी और के गुलाम होते चले गए, उन कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। और उन्होंने उस समय हर उस कारण पे ध्यान दिया था, चाहे वो भाषा का कारण हो। हमारी भाषा अपनी नहीं थी, हमारे व्यापार अपने नहीं थे, हमारी शिक्षा पद्धति अपनी नहीं थी, हमारे शिक्षणालय अपने नहीं रह गए थे। उन्होंने इन्हीं सब चीजों को देख करके तत्कालीन परिस्थितियों में एक एक चीज को आगे बढ़ाने के जो आदेश दिए, मैं समझता हूं निर्देश दिए, उन्हीं चीजों को उनके शिष्यों ने बढ़ाया। चाहे डीएवी कॉलेजों का आरंभ होना हो, चाहे गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं का आगे बढ़ना हो, और उनमें से निकलने वाले महापुरुषों ने जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दिए, चाहे आजादी की लड़ाई के बारे में हम बात करें कि लंबी इसमें एक फेहरिस्त है जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज के भाषण में अपनी बात को रखा कि लाखों उनके अनुयायी इस मार्ग पर चल पड़े उनके आह्वान के पश्चात में। तो उस समय की जो उन समस्याओं को देख करके स्वामी दयानंद ने अपना आह्वान दिया था। आज 200वीं जयंती पर हम समझते हैं आगे आने वाले समय में जिन समस्याओं को समाज आज महसूस करता है, जिनके कारण से देश के आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधा दिखती है, उन सभी बातों का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया है कि आर्य समाज अब इन कार्यों को आगे करे, अब इन कार्यों को आगे लेकर के चले। खासकर विरासत पर उनका जोर रहा। उनका कहना यह था कि जो देश की विरासत पर आज के युवा को गर्व होना चाहिए, वो गर्व तब होगा जब विरासत का सही अर्थ उनके सामने रखा जाएगा। हमारी विरासत वास्तविकता में है क्या, वो रखने का ये सही समय है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय उस विरासत को रखा था जब उसका कोई परिपेक्ष भी नहीं था आमने सामने। आज तो हमारे सामने एक आसमान खुला है। आने वाली पीढ़ी को हमने उस विरासत से जोड़ करके आजादी के इस अमृत काल में नई सोच, नया चिंतन पैदा करना है। तो मैं समझता हूं आर्य समाज की पूरी संस्था, आर्य समाज के पूरे लोग महर्षि दयानंद के चिंतन को, केवल आर्य समाज के नहीं, मैं समझता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती इस देश के महापुरुष थे, मानव जाति को आगे राह दिखाने वाले महापुरुष थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति महर्षि दयानंद की उस अग्रगामी सोच को, जो आगे ले जाने वाली सोच है, उसको लेकर के हम 200वीं जयंती पर उन्हीं बातों को लेकर के जन जन तक जाएं जो देश को कहीं ना कहीं बाधक हैं आगे बढ़ने में, जिनका आह्वान आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, खासकर वंचितों के लिए काम करने के लिए। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे बीच थे नहीं, हमारे बीच मौजूद हैं, अपने विचारों के रूप में, अपनी शिक्षाओं के रूप में, अपनी प्रेरणा के रूप में। प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जब परंपरा की बात होती है, हमारे इतिहास की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो उसे बहुत विकृत करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा उस समय जब महर्षि दयानंद थे, उन्होंने आकर संजीवनी का एक काम किया एक तरह से। तो आज हम जो अपनी विरासत पर गर्व की बात कहते हैं, विरासत को आधार बनाकर
विकास की बात कहते हैं, उसमें जो स्वामी जी का योगदान है और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, उसे एक कितना बड़ा प्रयास आप देखते हैं, कितना बड़ा कदम? देखिए रमा जी, महर्षि दयानंद जी का आप कालखंड देखेंगे तो उस कालखंड में क्या स्थिति थी। एक तरह से इस्लाम का आक्रमण पूरी तरह से रुका नहीं था, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया था। इसी कालखंड में हम एक कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव भी रखी गई थी, जिसका एक राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप हमने देखा। इससे पहले भी स्वतंत्रता के आंदोलन हो रहे थे, लेकिन वो अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर हो रहे थे, लेकिन एक साथ एक आंदोलन का स्वरूप 1857 के बाद हमने देखा। तो उस स्थिति में जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो विनय जी ने महत्वपूर्ण बात की कि हमने स्वतंत्रता खोई क्यों। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए जब एक युवा ये निर्णय लेता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये केवल मेरे लिए जीना नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, उसका परिमार्जन करना है कि हमने जिन कारणों से हमारे ऊपर ये बार बार आपत्ति आती रही और इस आपत्ति के कारण, आक्रमणों के कारण हमारा समाज सिकुड़ता गया, मूल धर्म से टूटते हुए कुरीतियों में बंध गया, ऐसी ऐसी चीजें हमने स्वीकार कर ली, अपने जीवन में डाली जो हमारे धर्म के विचार में थी ही नहीं। जैसे भारत ने कभी भी समुद्रबंदी का विचार नहीं किया था, भारत में कभी भी जो महिलाओं को ज्ञान से दूर रखने का विचार भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं था। लेकिन हम जैसे जैसे आक्रमण बढ़ते गए, इन विचारों के साथ हम अपने आप को जोड़ने लगे, तो ये जब तक ठीक नहीं होते तब तक हमारी जो मूल समस्याएं है उनका निराकरण नहीं होगा। और इसीलिए 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में होना, उसके पीछे की जो सोच थी, 2 बिंदुओं पर उस समय उन्होंने जोर दिया था। पहली बात कि वेदों की ओर चलो, दूसरी बात कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। तो आर्य समाज की भूमिका रखते हुए उनके मन में कोई एक संगठन केवल खड़ा करना नहीं था, तो संपूर्ण विश्व को आर्य यानी सज्जन, एक सज्जन शक्ति का संचय करना, जो जिनकी ईश्वर की सत्यता पर, उसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसकी सत्यता पर निश्चित विश्वास हो, उस ढूंढने के लिए, उसके ग्रहण करने के लिए निश्चित आराधना हो, और उसके लिए एक जो साधना का मार्ग है वो केवल अपने लिए नहीं, तो प्रकृति का अध्ययन करते हुए सारे मानव जाति के लिए ज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए हो। इन विचारों के साथ ये हुआ, और यही कारण था कि हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति है कि जो एक श्री अरबिंदो से, श्री श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद से लेकर जो क्रांतिकारी विचारों के लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, मदन लाल धिंगरा थे, भाई परमानंद थे, लाला हरदयाल थे, भगत सिंह थे, वहां से लेकर महादेव गोविंद रानड़े जैसे व्यक्ति, लाला लजपत राय जैसे व्यक्ति, महात्मा हंसराज जैसे व्यक्ति, इन तक भी प्रभाव। तो एक तरफ जो जिन्होंने संवैधानिक स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा और दूसरी तरफ जिन्होंने क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, इन सारे विचारों पर हमको महर्षि दयानंद के विचारों का प्रभाव दिखता है। उसके पीछे का कारण यह है कि भारत की मूलभूत सामाजिक समस्या का और जो वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी का एक दौर चला, उससे समाज को निकालने का काम अपने विचारों के और अपने संस्थागत और संगठनात्मक कार्य के माध्यम से महर्षि दयानंद जी ने किया। विनय आर्य जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात का भी उल्लेख किया कि जिस तरह से अगर हम विश्व भर की बात करते हैं तो उसमें
धर्म को किसी अलग रूप में देखा जाता है, उपासना पद्धति के रूप में देखा जाता है या अन्य रीति व्यवहार के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, हमारी पुरातन संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो धर्म का विषय है वो बेहद विस्तृत है, वो एक पूरी पद्धति है। और उसी में जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, और उनकी जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने ये भी कहा कि आज विश्व जो विभिन्न समस्याओं में घिरा हुआ है उसका समाधान भी उसके अंदर दिखाई देता है। किस तरह से आप इसे बताना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि जो वेदों की ओर लौटो का नारा था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, उसकी एक बहुत गहराई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस बात को बारीकी से समझ चुके थे कि इस देश का गौरव वो वेद ही थे जिनके कारण से इसको विश्वगुरु माना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उस वेदों पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई, जिनके कारण से कुछ गलत अर्थों का प्रचलन हो गया या कर दिया गया। उन गलत अर्थों को समझ करके वेदों को एक तरफ रखने का जो क्रम चला, उनके कारण से जो ज्ञान था, मूल था यहाँ का, वो समाप्त होता चला गया। जब ज्ञान समाप्त हो जाता है तो अज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। महर्षि दयानंद ने उस बात को स्वामी विद्यानंद जी महाराज से जब वेद का पढ़ने का क्रम किया तो इस बात को गहराई से समझ लिया था कि वेदों की ओर लौटने से ही इस भारत के अंदर पुनः वो ज्ञान और विज्ञान का क्रम आएगा, जिनके कारण से इस देश में पूरे देश की दुनिया के लोग सीखने के लिए आया करते थे। हर विज्ञान, हर ज्ञान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो आप मेडिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, और चाहे वो किसी भी विभाग का आप कह लें, अर्थमेटिक कह लें, चाहे वो कोई भी विभाग आप कहें, हर विभाग के विषय में वेद के अंदर उसका मूल तत्व विद्यमान है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक एक करके एक एक बिंदु को समाज के सामने रखना आरंभ किया, और जैसे जैसे बिंदु लोगों के सामने आए, एक नया विजन, नया एक ऐसी जागृति आनी आरंभ हुई कि हम तो इसको सोचते नहीं थे। एक उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा इस संबंध में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भाषा को लिया, भाषा एक होनी चाहिए देश की, तभी जुड़ाव होगा बंगाल से लेकर के केरल का। जी, हालांकि स्थानीय भाषाएं चलें, लेकिन कोई एक कनेक्टिंग भाषा जरूरी थी। उस समय इसका अभाव था। महर्षि दयानंद ने हिंदी को सबसे पहले आगे रखा। स्वयं गुजराती होते हुए भी उन्होंने महसूस किया हिंदी में बात जाएगी तो देश जुड़ेगा। उसका परिणाम देश को मिला। महर्षि ने महसूस किया कि हमारे देश में महिलाओं को ना पढ़ने देना अपने आप में बहुत बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं किसी भी कारण से हुई। उसको उन्होंने तत्काल एक आंदोलन का रूप लेते हुए आरंभ कर दिया कि महिला की शिक्षा इस समाज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसका परिणाम देश को मिला। और वो आज जो महिलाएं की एक देश में भागीदारी है, प्रगति में भागीदारी है, माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ उल्लेख भी किया आज प्रधानमंत्री महोदय जी ने कि आज महिलाओं की इस भागीदारी के पीछे एक बहुत बड़ा विचार महर्षि दयानंद सरस्वती जी का था। उन्होंने आर्य समाज के संगठन को बनाते समय ये बहुत बड़ी क्रांति का कदम था। जब यूरोप में भी वोट का अधिकार नहीं था महिला को, उस समय आर्य समाज के संगठन में महिला को पुरुष के समान वोट देने का अधिकार हुआ, ताकि आर्य समाज का एक लोकतांत्रिक संगठन पनप सके, बढ़ सके। ये एक क्रांतिकारी कदम चाहे आज ना दिखे, लेकिन उस समय अगर 150 वर्ष पहले जब सरकारों में भी वोट का अधिकार नहीं था, तब आर्य समाज जैसी संस्था में महिला को समान अधिकार देने की परंपरा का एक उद्घाटन करना मैं समझता हूं महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी देन थी। जहां तक बात कही धर्म की, जी, धर्म शब्द की बारे में महर्षि दयानंद का स्पष्ट अर्थ था, धर्म माने कर्तव्य। जो जिसका कर्तव्य है वो ही उसका धर्म है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे राजनेताओं का धर्म इस देश को आगे बढ़ाना है, तो वही उनका कर्तव्य है, यानी जो कर्तव्य। बिल्कुल, कर्तव्य की बात की, कर्तव्य पथ की उन्होंने बात की। प्रफुल्ल जी, आपके पास आना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री ने आज कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कर्तव्य पथ की जब हम बात करते हैं तो लोग आज भी मुझे डांटते हैं, लेकिन जिस तरह से उस समय जब इस तरह की सोच विश्व के अन्य देशों में नहीं, तब महिला समानता की बात करना, छुआछूत के खिलाफ एक आंदोलन चलाना और मानव मात्र के उत्थान की बात करना, ये कितना कठिन रहा और किस तरह का संदेश है जिसकी प्रधानमंत्री आज बात करते हैं कि विरासत के साथ विकास संभव है और उसके साथ विकास और तेजी से हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पर हम बात करें तो महर्षि दयानंद जी ने जो विषय सामने रखे थे, चाहे इतिहास के संदर्भ में हो, हम इतिहास में अपने आप को कैसे देखते हैं, आर्यन आक्रमण के सिद्धांत को उन्होंने पूरी तरह से नकारा, जाति व्यवस्था का पूरी तरह से खंडन किया कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी इसका आधार नहीं है।
जोर जबरदस्ती से हो या किसी प्रलोभन से हो, लेकिन जो कन्वर्जन की प्रक्रिया चलती है उसका भी उन्होंने विरोध किया। गोरक्षा जैसे आंदोलन को समर्थन दिया। आज हम देखते हैं कि डिस्कोर्स इतना बदल गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन हम उसका परिणाम देखते हैं आज हरियाणा जैसे स्टेट में किस तरह से बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे इतिहास को देखने की दृष्टि पूरी तरह से बदल गई है। जैसे हमने पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डिस्कोर्स देखा, हमने महाकाल कॉरिडोर का डिस्कोर्स देखा। आज बहुत सारे जो सरकारी काम है, उपक्रम है, उसमें जिस तरीके से सहभागिता, पार्टिसिपेशन के नए नए मापदंड आ गए हैं और जिसके कारण चाहे जाति के हो चाहे भाषा के हो, बंधन तोड़कर लोगों को सहभागिता का अवसर मिल रहा है, ये भी उसका लक्षण है। चौथी बात यदि हम देखते हैं कि किस तरीके से विनय जी ने बात की हिंदी की, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत पर बहुत ज्यादा दयानंद जी का जोर था और उन्होंने ज्ञान की भाषा के रूप में संस्कृत रहेगी इसका भी एक आग्रह किया था। आज हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं को, संस्कृत को किस तरीके से नई शिक्षा नीति के द्वारा बढ़ावा मिल रहा है। और ये सब करते हुए हम विकास की अवधारणा में केवल पश्चिम का एक ब्लाइंड इमिटेशन के रूप में विकास नहीं देख रहे हैं, तो हम अपने धर्म की जो मूल संकल्पना थी जी, हमारी जो संस्कृति है आधार पर धारणा करता उसी से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम भी सरकार कर रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला कि किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं, उनके मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं और किस तरह से उन पर सरकार आगे चल रही है, चाहे वो हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने की बात हो, हमारे विरासत की, चाहे हमारी भाषा हो उसकी बात हो, या फिर हम बात करते हैं योग की, अन्नश्री की, और तमाम जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं परंपरा विरासत के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए। आर्या जी आपका और प्रफुल्ल केतकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास कम है, विषय ये बहुत विस्तृत है, लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए जो आपने दी है बहुत बहुत शुक्रिया।